नमस्कार, राम राम। कल पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट्स चंद्रनाथ रथ की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 4 गोलियां जो हैं उनके सिर में मारी गई। पश्चिम बंगाल में जगह जगह से हिंसा का जो है पता चल रहा है, वहाँ से समाचार आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 50 वर्षों का यही सच है। पहले वामपंथियों के राज में राजनीतिक हत्याओं का एक क्रम सा चलता रहा, एक श्रृंखला सी थी, और उसके बाद जब वामपंथी वहाँ की सत्ता से बेदखल किए गए, हटाए गए, तब तृणमूल कांग्रेस ने राज संभाला और तृणमूल कांग्रेस ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाए रखा, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे चल करके हर तरह से अव्यवस्था फैलाने में अग्रणी रही ये पार्टी। लेकिन बंगाल के बारे में प्रचारित हमेशा ये किया गया कि बड़ा ही सब कुछ संस्कारित है। संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा जो है वो बंगाल के पास रहा हमेशा, और हम जैसे लोगों ने गाने बनाए, गाने सुने कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। अब इसी को अगर बदल दिया जाए कि ठोक देंगे कट्टा कपाल में, ऐशो ना हमार बंगाल में, तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। एक विचित्र सा नैरेटिव जो है इस देश में बनाया गया है हमेशा। ये गोबरलैंड, बीमारू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुप्रचारित और भ्रामक तथ्य ये रहा कि ये सब तो पिछड़े लोगों का राज्य है, यहाँ मूर्ख रहते हैं, सबसे बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान बंगाल में रहते हैं या फिर दक्षिण भारत में रहते हैं। जैसा कि एक नया नैरेटिव चला है कि अब सबसे बुद्धिमान तमिलनाडु में रहते हैं। पहले उसका नंबर केरल का आता था। केरल नंबर 1 था, साक्षरता के पायदान में केरल नंबर 1 था, क्योंकि उसने हमेशा जो है संघियों और भाजपाइयों की कथित विभाजनकारी राजनीति को नकार दिया। जिहादियों और मिशनरियों को हमेशा जो है गले लगा करके रखा, क्योंकि वो बहुत पवित्र लोग होते हैं केरल में उनके हिसाब से, पढ़े लिखे साक्षर लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ कि तमिलनाडु ने उसका कान काट लिया। तमिलनाडु ने इसलिए कान काटा कि 80 से अधिक जो है लगभग 85% हिंदू आबादी वाले राज्य ने विभाजनकारी, कथित तौर पर विभाजनकारी भाजपाइयों को ठुकरा करके, हरा करके एक ईसाई व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना, विजय जी को। और विजय जी इतने बड़े महान नेता हैं कि अब जो है तमिलनाडु उनकी अगुवाई में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, यीशु मसीह करे ऐसा ही हो कि ईसाई मुख्यमंत्री के राज में जो है तमिलनाडु दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। परंतु जैसी नीतियां हैं उससे को देख करके मैं ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूं, या ऐसा कोई भविष्य का सपना नहीं देख रहा हूं, बल्कि इसको मोटे तौर पर यूं समझ लेना चाहिए कि तमिलनाडु में घेटोइज्म की राजनीति जो है वो हमेशा से सबसे ऊपर रही है। किसी राज्य से उसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे एक घोंघा होता है, घोंघे को आप छूने की कोशिश करेंगे तो तुरंत जो है अपने बाहर एक कवच जो है खोल देता है, वो उस शेल में चला जाता है, बंद हो जाता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में कोई बाहरी तत्व जो है कथित तौर पर अगर घुसने का प्रयास करे और वह गलती से अगर हिंदी क्षेत्र का हो या हिंदी की बात करता हो, तो वह जो है तत्काल प्रभाव से किनारे लगा दिया जाता है वहाँ पर। हालांकि वहाँ भी स्थितियाँ बदलेंगी आप 5-10 वर्ष के बाद। वहाँ भी एक समय ऐसा आएगा जब भगवा का परचम लहराएगा, लेकिन अभी उसमें समय है, और तब तमिलनाडु भी एक ख़राब राज्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे जहाँ भी ये भगवाधारी गोबरलैंड वाले जाते हैं ख़राब हो जाता है सब। अब बंगाल भी ख़राब हो गया। अभी तक बंगाल बहुत महान राज्य हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब भाजपाई वहाँ आ गए हैं तो अब वो राज्य जो है ख़राब हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महान संस्कारी राज्य में फ़िलहाल जो है स्थितियाँ अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना भी गुंडा एलिमेंट है तृणमूल कांग्रेस का, वह सब सक्रिय होगा और निरंतर जो है घात पर घात देता रहेगा। क्योंकि चप्पे चप्पे पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हर व्यवस्था में, हर तरह की सरकारी व्यवस्था में, हर तरह के जितने भी काम आपके पड़ सकते हैं, जिन जिन विभागों से, जिन जिन क्षेत्रों में रहते हुए, वहाँ पर ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, अव्यवस्थापन पाएंगे। और अपराध तो खैर होता ही रहेगा, उस पर कोई रोक टोक अभी फ़िलहाल तुरंत नहीं लगने वाली है। उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। भाजपा को अपना जो तंत्र जो है मजबूत करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा।
और बिल्कुल योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा की नीति पर चलना पड़ेगा भाजपा के मुख्यमंत्री को। अगर ज़रा भी ढिलाई दी तो बंगाल में वे कभी भी प्रभावी नहीं हो पाएंगे। ये मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी अपनी समझ तो यही कहती है। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया गया है, मूल बात ये है मेरे कहने का कि किस तरह से बीमारू राज्य के नाम पर एक अहम्मन्यता का भाव जो इन सभी कथित महान राज्य के लोगों को हमेशा रहा कि हम बहुत स्पेशल हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो ऐसी कोई स्पेशल वाली बात है नहीं। एक संस्कृति की आड़ में और कल्चर की आड़ में पीछे सारे निकृष्ट कार्य होते रहे, राजनीतिक हत्याओं का पूरा सिलसिला सा चलता रहा। लोकतंत्र में भी कभी भी देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ, जिसे हम कहते हैं, उनको ही आगे बढ़ाते रहे, चाहे ये पूर्वोत्तर हो या फिर दक्षिण भारत हो, किसी भी प्रांत को उठा करके देख लीजिए। लेकिन उन्होंने अहम्मन्यता में ये ज़रूर कहा कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम भाजपाइयों को नहीं चुनते, हम गोबरलैंड वालों को नहीं एक्सेप्ट करते, हम बीमारू राज्य के लोगों और उनकी जो भाषा है उसको कभी स्वीकार नहीं करते। ये अहम्मन्यता है, ये गुरूर जो है उनके भीतर हमेशा रहा है। और इसी साइकोलॉजी को, इसी भावना को हमेशा इस देश के कथित महान बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने अपने आप को लेखक कहा, पत्रकार कहा, और तमाम जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने इसको हवा दी और कहा कि देखिए, संस्कार सीखना हो, कल्चर सीखना हो, पढ़ाई लिखाई सीखना हो, क्रिएटिविटी सीखना हो या कुछ भी सीखना हो तो इन राज्यों की तरफ देखो। बाकी ये बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में क्या रखा है? यहाँ तो बस मगजमारी है, यहाँ पर मूर्खों का पूरा साम्राज्य है। गधे यहाँ रहते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, गोबरलैंड वाले हैं, गाय गोरू वाले। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में जो कुछ भी स्वत्व बचा हुआ है, हिंदुओं का जो रक्षण हो रहा है, वो सब इसी बीमारू राज्य और गोबरलैंड की वजह से हो रहा है। ये न रहे होते तो आज क्या दुर्गति हो गई होती भारतीय लोकतंत्र की। ये केवल समझने वाली बात है, आकलन करने वाली बात है। खैर, मैं तो यही आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में बंगाल में स्थितियाँ जो हैं बहुत कुछ बदल जाएंगी। पिछले 50 वर्ष में जिस तरह से सांस्कृतिक रूप से उसे पराधीन किया गया, तोड़ दिया गया, आत्मदैन्य का भाव जो है मन में भर दिया गया, आत्मघृणा का भाव, वह भाव जो है दूर हो जाएगा और बंगाल अपनी पुरानी जो गौरवशाली संस्कृति थी उसको पाने के लिए आगे बढ़ेगा। एक शक्तिशाली सरकार जो है गठित होगी और वह अपने हिसाब से बंगाल को चलाएगी। इन गुंडा एलिमेंट्स के ऊपर लगाम कसी जाएगी जो आए दिन वहाँ पर कपाड़ में गोली मार रहे हैं। लेकिन बंगाल के बारे में ये भ्रांति अब तक लोगों के मन में फैली हुई है कि सबसे कल्चर्ड लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आप इस बारे में अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा और इस नैरेटिव के बारे में भी खुल करके अपनी टिप्पणियाँ कीजिएगा, क्योंकि इस नैरेटिव ने बहुत नुकसान पहुँचाया है इस एक विशाल भूभाग का, भारत का, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है। ये सभी बहुत बड़े राज्य हैं। हरियाणा तो खैर बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन इन चारों राज्यों में सभी राज्य बड़े हैं और इन सभी की भूमिका सनातन धर्म को दृढ़ करने में हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा।